नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। जय हिंद। 2-2 में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल सर के ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात, और शायद ये तीनों खत्म होते होते लोकसभा का चुनाव भी आ जाएगा। उर्दू का नाम लेकर के आजकल बहुत सरगर्मी दिखाई दे रही है। उर्दू को लेकर के रोना, उर्दू को लेकर के आंदोलन चलाना, और क्यों चलाना ये सोचने की बात है। क्या उर्दू इतनी कमज़ोर है, क्या उर्दू इतनी बदहाल हो गई है कि उसको लेकर के इतने आंसू बहाए जाएं? उर्दू ने हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल निभाया है। उर्दू ने आज़ादी से पहले हिंदुस्तान को उद्वेलित किया है। दरअसल उर्दू हिंदुस्तान के पूरे समाज के निर्माण में उसने क्रांतिकारी काम किया है। उर्दू कमज़ोरों की भाषा नहीं थी, उर्दू मजबूरों की भाषा नहीं थी, उर्दू ऐसे लोगों की भाषा नहीं थी जिनका रिश्ता समाज से न हो, समाज के नेतृत्व से न हो। उर्दू का रिश्ता रखने वाले लोग, उन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। देखते हैं उर्दू का इतिहास में क्या स्थान रहा है। 1857 की पहली लड़ाई जब लड़ी गई, उस वक्त पूरे देश में उर्दू का चलन आम था। जितने भाषण होते थे सब उर्दू में होते थे, पत्र तक उर्दू में लिखे जाते थे। उर्दू जुबान ने आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल, अल बलाग, सर सैयद अहमद खां के अखबार तहजीब उल अखलाक ने आजादी के संघर्ष को एक नया मोड़ दिया। न सिर्फ अखबारों ने बल्कि शायरों ने भी इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा हिंदुस्तान को दिया। बिस्मिल का ये शेर, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सभी की जुबान पर था। उस वक्त उर्दू हिंदू या मुसलमान की जुबान नहीं थी, बल्कि गुलाम भारत की आजादी की लड़ाई की जुबान थी। मिलाप और प्रताप अखबार निकालने वाले थे तो सभी हिंदू, मगर उनके अखबार मुसलमानों के अखबार न होकर राष्ट्रीय अखबार माने जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने तेज अखबार निकाला, और ये सभी अखबार न केवल आजादी के वक्त महत्वपूर्ण थे, बल्कि आजादी के आंदोलन में शामिल थे। आजादी के बाद चीन की लड़ाई तक उत्तर भारत के सभी स्कूलों को मदरसा कहा जाता था। सरकारी दस्तावेज उर्दू में हुआ करते थे। न्यायालयों के सभी काम उर्दू में किए जाते थे। हालांकि आज भी न्यायालयों की जुबान उर्दू ही है। जैसे तहरीर, मुचलका, गवाह, वादा माफी, गवाह जैसे सैकड़ों अल्फाज आज भी न्यायालयों की बोलचाल की जुबान है। 1880 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने भी उर्दू जुबान के विकास में अहम किरदार अदा किया। आजादी की आवाज बनने वाली, आजादी का हथियार बनने वाली ये जुबान रफ्ता रफ्ता भारत के मुसलमानों से दूर होती गई। इसके जिम्मेदार खुद उर्दू वाले और बहुत हद तक सरकार थी। इस इनकलाब की जुबान को राजनीति का शिकार बना दिया गया और इसको सिर्फ रोमांस और आम भावनाओं से जोड़ दिया गया। मदरसे जो जुबान सिखाने में अहम रोल अदा करते हैं, उनको राजनीति का शिकार बनाकर खत्म कर दिया गया, और आजादी के बाद उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने का सपना अधूरा ही रहा। आजादी से पहले उर्दू सांप्रदायिकता का परिचायक नहीं थी। आजादी से पहले उर्दू बंटवारे का सिंबल नहीं थी। आजादी से पहले उर्दू क्रांति का और मोहब्बत का चेहरा थी, मेल मिलाप का चेहरा थी। उर्दू में लिखने वालों ने हिंदुस्तान के खून को इतना ज्यादा गर्म किया कि लोग
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गागा कर गोली भी खाते थे और फांसी का फंदा चूमकर लटक भी जाते थे, जान दे देते थे। उर्दू का कमाल बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारे बहुत सारे लोकगीतों में कमाल होता है कि आदमी को सुनाओ अगर क्रांति के। अब मुझे याद है, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें नज्म थी, जब तिलाई रंग में सिक्कों को न जलाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा। मैं उर्दू का आदमी नहीं हूं, नुक्ते की गलती हो सकती है, माफ़ी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं आपसे, लेकिन मेरे दिल में उर्दू को लेकर के एक दर्द है। दर्द इसलिए है कि आज उर्दू राजनीति का परिचायक बन गई है। उर्दू अपने इतिहास से दूर हो गई, अपनी ग्लोरी से दूर हो गई है। उर्दू को लेकर के राजनीति अपनी चालें चल रही है। एक तरफ राजनीति शातिर चालें चल रही है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने उर्दू को बचाने का या उर्दू को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है, उन लोगों ने उर्दू को, मैं ये तो नहीं कहता कि उर्दू को बेचने का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन उर्दू से मतलब अब उर्दू भाषा से न होकर के उर्दू से मतलब मुसलमान कम्युनिटी से लगा दिया गया है। और यहीं पर उर्दू वालों ने उर्दू का सबसे बड़ा नुकसान किया है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह उर्दू का नुकसान हमारे अपने मुल्क के अपने ही लोगों ने किया है। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद 2-2 में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक माफ़ी चाहता हूं, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं मुसलमान नहीं हूं। अगर नुक्ते में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। उर्दू मेरा सपना है। उर्दू को मैं कमज़ोरों की ज़ुबान बनते देखना मुझे बहुत बुरा लगता है, दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। और हुआ बदकिस्मती से इस मुल्क में यही है, उर्दू कमज़ोरों की ज़ुबान बन गई है। मुसलमान का मतलब कमज़ोर, और जिन लोगों ने उर्दू की ठेकेदारी ली उन्होंने इसे आसानी से होने दिया। इतिहास में बहुत दिन पहले नहीं, आज़ादी से पहले उर्दू आज़ादी की लड़ाई की ज़ुबान थी, ग़ुलामी से निजात दिलाने की ज़ुबान थी। और आज़ादी के बाद क्या हुआ? उर्दू हमारे मुल्क में कमज़ोरों की, बेबसों की, लाचारों की ज़ुबान बन गई। लोगों ने उर्दू को हिंदुस्तान के मसाइल से, हिंदुस्तान की समस्याओं से, हिंदुस्तान के बुनियादी सवालों से दूर कर दिया। मैंने बहुतों से बात की कि बुनियादी सवालों पर लिखी हुई चीज़ें कहीं नज़र तो आए, नहीं नज़र आई। नज़र क्या आया? इमोशनल इशू। कोई भी इमोशनल इशू, उसके ऊपर लंबे लंबे लेख, लंबी लंबी किताबें, लंबे लंबे भाषण, लंबी लंबी बातें। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो गैर मुस्लिम सांप्रदायिक लोग थे उन लोगों ने उर्दू को सांप्रदायिकता के साथ खड़ा कर दिया। और यहीं से हमारा दर्द शुरू होता है। आपसे माफी के साथ एक सवाल पूछता हूं कि क्या हिंदी में सिर्फ हिंदुओं के लिए लिखा जाता है, मुसलमानों के लिए नहीं लिखा जाता? अंग्रेजी में क्या सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए लिखा जाता है, उन्हीं की प्रॉब्लम्स उठाई जाती हैं, या मुसलमानों की भी उठाई जाती हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी, और शायद आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, कि हिंदी और अंग्रेज़ी में इस मुल्क के सभी लोगों की समस्याएं उठाई जा रही हैं। तो फिर उर्दू में बाकी लोगों की समस्याएं क्यों नहीं उठाई जाती? उर्दू जानने वाले, चाहे वो सहाफ़ी हों, अखबार निकालने वाले मालिक हों, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हों, उर्दू जानने वाले, उर्दू का नाम लेकर के संस्थाएं चलाने वाले लोग हों, वो उर्दू में इस मुल्क के बुनियादी मसलों को क्यों नहीं उठाते? ये सवाल है।
और इसी सवाल के जवाब में छुपा हुआ है उर्दू की कमजोरी का राज। पाकिस्तान के विभाजन के बाद उर्दू ने अपने को इस मुल्क की बुनियादी समस्याओं से पूरी तरह काट लिया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरा दर्द है। मैं चाहता हूं और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, उर्दू को इस मुल्क की बुनियादी समस्याओं से जोड़िए। उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की जुबान मत बना रहने दीजिए। उर्दू को इस मुल्क को ताकतवर बनाने की जुबान दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए। पर यह कोशिश कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम बात करें, इसके पहले देखते हैं उर्दू की ताजा सूरत हाल आखिर है क्या। आजादी के बाद सरकार की तरफ से उर्दू को तरक्की देने के लिए कुछ नहीं किया गया। बेशक उर्दू संस्थान स्थापित हुए, सभी विश्वविद्यालयों में उर्दू विभाग बने। सरकार की मंशा तो इन सभी संस्थानों को स्थापित करने की अच्छी थी, जैसे उर्दू अकादमी, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, अंजुमन तरक्की, उर्दू हिंद आदि संस्थानों की स्थापना उर्दू के विकास के लिए की गई। मगर इन संस्थानों ने उर्दू जुबान और अदब के लिए क्या किया, ये देखने वाला कोई नहीं है। ये संस्थान सभी राज्यों में स्थापित हुए, मगर इन संस्थानों के वाइस चेयरमैन और सचिवों को सरकार ने नामांकित किया और उनमें ज्यादातर मुख्यमंत्री या गवर्नर के करीबी रहे। साहित्य अकादमी की स्थापना यूं तो कई जुबानों के लिए हुई, मगर जब इस संस्थान ने गोपीचंद नारंग को चेयरमैन बनाया तो उर्दू जुबान को एक बड़े राजनीतिक संस्थान में एक उर्दू प्रतिनिधि नसीब हुआ। इस तरह उर्दू अकादमी, कौमी काउंसिल, अंजुमन तरक्की, उर्दू हिंद आदि में जितने भी अध्यक्ष हुए वो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से किसी न किसी से जुड़े हुए थे। हालांकि उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने की बात की गई थी, मगर अभी तक उर्दू को यह स्थान प्राप्त नहीं हुआ। सरकार ने तो अच्छे दिल और मंशा से काम शुरू किया था, मगर सिस्टम में घुन लगता गया और उर्दू अखबार इसी संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, मगर सभी के सभी इनका जज्बाती शोषण कर रहे हैं। उर्दू संस्थानों में अखबारों को कितनी ग्रांट मिल रही है, कितना पैसा उर्दू जुबान की तरक्की के लिए प्रयोग हो रहा है, ये सोचने वाला कोई नहीं है। मुशायरों और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, मगर स्कूल के स्तर पर जहां से उर्दू की नई नस्ल परवान चढ़ती है, कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार मुसलमानों के लिए किए गए अनगिनत काम गिनाती है, मगर जब इतने काम होते हैं तो मुसलमान अभी तक अनपढ़ क्यों हैं? सच्चर कमेटी की सिफारिशों को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग जैसी कमेटियों को उच्चतम न्यायालय का समर्थन मिल गया है, तो उर्दू अखबारों ने इसके लिए क्यों कोई मुहिम नहीं की? उर्दू में जो गुटबंदी का सिस्टम चला है, उसने भी उर्दू को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अफसोस इस बात का है कि जुबान के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। अफसोस का मुकाम ये है कि उर्दू की रोजी रोटी खाकर भी उर्दू के लिए लड़ने वाला कोई नहीं। दरअसल उर्दू सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का एक तरीका राजनीतिक दलों के पास एक हथियार के रूप में उर्दू इस्तेमाल होती है कि वो उर्दू के नाम पर लोगों को अपने साथ लेते भी हैं, उन्हें धोखा भी देते हैं। आजादी के 60 साल का यही इतिहास हमको बता रहा है। पर इन 60 सालों के बाद भी उर्दू जानने वाले लोग, उर्दू का नाम लेने वाले लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते और उर्दू को इस मुल्क के प्रॉब्लम्स को हल करने में, इस हिंदुस्तान के सारे तबकों के दर्द को बयान करने में उर्दू को क्यों नहीं कन्वर्ट क्यों नहीं करते? इस चीज से मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन ये लगता है कि उर्दू वाले क्यों खामोश हैं इन सवालों के ऊपर, और क्यों जब अपनी सेमिनार करते हैं, सभाएं करते हैं, पेपर निकालते हैं, तो इन चीजों को क्यों नहीं छूते हैं? मुझे आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आपका हक है कि तुम जो उर्दू नहीं जानते, तुम जो मुसलमान नहीं हो, तुमको बोलने का क्या हक है? यहां मैं अपना हक मानता हूं, यहां मैं अपना हक मानता हूं। मैं उर्दू को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ सकता। मेरा मानना है कि कोई भी भाषा किसी एक धर्म की भाषा नहीं हो सकती।
ये मेरा फर्म बिलीव है। हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं हो सकती, सबकी भाषा है। उसी तरह उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं हो सकती, सबकी भाषा हो सकती है। और उसी हक से मैं ये सवाल उनसे कर रहा हूं जो उर्दू का नाम लेते हैं और कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य, सामने आएगी छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दर्द भरा विषय है आज उर्दू, जिसको लेकर के हमारे मन में तकलीफ है कि उर्दू क्यों कमजोरों की भाषा है। लेकिन जो उर्दू का नाम लेते हैं उनको लगता है कि उर्दू को ऐसे ही बना रहना चाहिए, उनमें कोई छटपटाहट दिखाई नहीं देती। उर्दू को कैसे आगे लाएं, दिखाई देती होगी, हमें नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि एक चीज हम देखते हैं, अच्छा गुरु कौन होता है? अच्छा गुरु वो होता है जो ऐसे शिष्य पैदा करे जो गुरु से आगे जाएं। अच्छा बाप कौन होता है? वो होता है जो अपने बेटे को इस तरह से तैयार करे कि बेटा उससे ऊंचा दिखाई दे अपनी जिंदगी में। उसी तरह से अच्छा नेता वो होता है जो अपने जैसे 8, 10, 5 नेता बनाए। उर्दू के लोग जो उर्दू का नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऐसे लोग गढ़ रहे हैं या नहीं गढ़ रहे हैं, ये सवाल है। इसका जवाब आपको देना है। हमारे पास जानकारी ये कहती है, उर्दू के इदारे हैं, उर्दू का नाम लेने वाले लोग नए लोगों को आगे ही नहीं आने देते। उनमें उन्होंने अपनी जिंदगी उर्दू के लिए दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अपनी शाम के समय, आखिरी समय लुढ़कते पुढ़कते हर जगह चले जाएं और नए लोगों को आने ही न दें। यहां उर्दू का सबसे बड़ा अहित हो रहा है। उर्दू की लीडरशिप, उर्दू जुबान को आगे ले जाने वाले लोगों से हमारी गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो नए लोगों को आगे आने दें और अपने साथ उन्हें बैठा लें। बैठाल करके उन्हें वही सीख दें, उन्हें वही ज्ञान दें, वही गुण दें जो उनके पास है, लेकिन नहीं देते। मैंने इस प्रोग्राम को करने से पहले बहुत सारे उर्दू के लोगों से बात की, नौजवानों से। उनकी ये कॉमन शिकायत है, आम शिकायत है ये। वो कहते हैं हम करें क्या, हमें जाने नहीं देते, हमें पढ़ने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते, हमें हिकारत की नज़र से देखते हैं, हम बैठे रहते हैं, हम आगे आए कैसे? जब ये हटें तब तो आए। हटें का मतलब आप समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पेंच है, जिस पेंच को हल करने का गुर या हल करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, जो उर्दू को बचाने का, उर्दू को आगे लाने का या उर्दू को जिंदा रखने का नाम लेते हैं। नई पीढ़ी के लोग उर्दू को किस नजर से देखते हैं? नई पीढ़ी के लोग उर्दू में कैसे आगे आना चाहते हैं? वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं? पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? आम तौर पर हिंदुस्तान में एक राय बनी हुई है कि उर्दू का रिश्ता चूंकि रोटी से नहीं है, उर्दू जानने वालों के लिए नौकरियां नहीं हैं, इसलिए नए पीढ़ी के लोग, नौजवान लोग उर्दू से दूर भाग रहे हैं। एक आम धारणा है। आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि उर्दू जुबान के लिए नई नस्ल क्या कर रही है। जब हम नई नस्ल के उर्दू में रुझान की बात करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव स्थिति सामने आती है। नई नस्ल उर्दू पढ़ना, लिखना और बोलना चाहती है, मगर पुराने लोग उनको आगे नहीं आने देते।
बार बार सवाल उठता है कि उर्दू को कौन बचाएगा और नई नस्ल में इसको कैसे बढ़ावा मिलेगा। पहली जरूरत इस बात की है कि उर्दू को सियासत से अलग किया जाए। संसद में उर्दू के शेर पढ़ने और सर धुनने से उर्दू को विकास नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। संस्थानों को जो ग्रांट दी जा रही है उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। सभी आंकड़ों को देखना होगा कि कितना पैसा दिया और कितना लगा। उर्दू अखबारों को भी खुद को मुसलमानों का जज्बाती तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय उनकी राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर नजर डालनी होगी और राज्यसभा और गवर्नर की दौड़ से खुद को निकालकर सही मायनों में खुद को उनकी समस्याओं से जोड़ना होगा। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया का जो चेहरा सामने रखा है उसमें अब बहुत हद तक तब्दीली आई है और अब सिर्फ उर्दू वालों को केवल वादे करके बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उर्दू को जज्बातों से निकालकर नए सेकुलर विचार और आपसी मेलजोल के उपदेश की जरूरत है। जुबान को प्यार और मोहब्बत और रोमांस से निकालकर बेकारी, महंगाई, शोषण और नाबराबरी जैसी समस्याओं से जोड़ने की भी जरूरत है। 15 अगस्त 2010 का दिन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन था, जब संसद में लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने उर्दू जुबान का समर्थन किया और अखबारों के साथ विज्ञापन न रहने के अन्याय की बात की। मगर अभी तक इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उर्दू एडिटर्स की भी दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शीला दीक्षित, हारून रसूफ आदि के साथ उर्दू अखबारों के बड़े एडिटर्स मौजूद थे। मगर सब कुछ अभी ठंडे बस्ते में है। इस मुल्क के विकास के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हों और उसके लिए और ज्यादा जरूरी है कि मुसलमानों को जो जुबान आती है आज की तारीख में बड़ी संख्या को 20 करोड़ लोगों को, उस जुबान को इस मुल्क की बुनियादी समस्याओं के साथ जोड़ करके उन समस्याओं की जानकारी और उनका हल उस 20 करोड़ ताकतवर लोगों के पास कैसे बात पहुंचे, ये चुनौती है। और इस चुनौती का मुकाबला, इस चुनौती का जवाब सिर्फ आपको देना है। माफी के साथ प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहते हैं। उर्दू की तरफ से, उर्दू के लिए जो लड़ रहे हैं उनसे कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर।